नमस्कार। सप्ताह भर की खबरों और जानकारियों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं, उनमें से सबसे काम की बातें निकालकर आपके सामने रखें। बिल्कुल, ताकि कम समय में आपको गहरी जानकारी मिल सके। जी। तो आज हमारे पास का 18 से 24 अगस्त 2025 के सप्ताह की खबरों का संकलन। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, मतलब काफी कुछ है। हाँ, तो हम इस हफ्ते की जो मुख्य घटनाएं हैं उन पर गौर करेंगे। मतलब कौन से बिजनेस आगे रहे, सरकार ने क्या नई पॉलिसी बनाई, टेक में क्या नया हुआ और दुनिया में भारत की क्या स्थिति रही। और ये भी समझेंगे कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और कारोबार की दुनिया से। जी। भारत के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की एक लिस्ट आई है, हुरुन इंडिया की। जी। इसमें इसमें क्या खास है? हाँ, ये हुरुन इंडिया की 2025 की लिस्ट है। इसमें खास ये है कि लगातार दूसरे साल अंबानी परिवार टॉप पर है। अच्छा। और उनका मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन करीब 28.2 लाख करोड़ बताया गया है। 28 लाख करोड़। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये रकम भारत की कुल जीडीपी का लगभग 12वां हिस्सा है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? और दूसरे नंबर पे बिरला परिवार है, करीब 6.5 लाख करोड़, और तीसरे पर जिंदल परिवार 5.7 लाख करोड़ के साथ। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इस लिस्ट के टॉप 10 में आने के लिए जो कम से कम वैल्यूएशन चाहिए, वो सीमा अब 18,700 करोड़ बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, इससे पता चलता है कि ये बड़े बिजनेस कितनी तेजी से वैल्यू बना रहे हैं। जैसे अनिल अग्रवाल परिवार की संपत्ति में तो 79% की बढ़ोतरी हुई है। 79%, कमाल है। कौन से सेक्टर सबसे आगे रहे? वही ऊर्जा, फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, ये सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो आजकल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र तो होता ही है। आरबीआई भी इस पे कुछ कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर 2024 में एक समिति बनाई थी। उसका काम था ये देखना कि फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का इस्तेमाल कैसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ हो। रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई, संक्षेप में फ्री एआई कह रहे हैं इसे। फ्री एआई। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट आई इस समिति की? हाँ, इसके अध्यक्ष आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य हैं। समिति ने कुछ सूत्र यानी सिद्धांत दिए हैं और 6 स्तंभ यानी स्ट्रेटेजिक एरिया बताए हैं। सूत्र और स्तंभ जैसे? देखिए, मूल बात यह है कि एआई से इनोवेशन को तो बढ़ावा मिले, लेकिन साथ ही लोगों का भरोसा, निष्पक्षता और स्थिरता भी बनी रहे। तो स्तंभों में शामिल है एआई के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सही पॉलिसी लाना, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस, सुरक्षा, ये तो जरूरी है। लेकिन क्या सभी बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां एआई इस्तेमाल कर भी रही हैं? यहीं पर एक चिंता वाली बात सामने आई। सर्वे हुआ तो पता चला कि सिर्फ करीब 20.8% रेगुलेटेड संस्थाएं ही ठीक से एआई का उपयोग कर रही हैं। ओह, सिर्फ 20%? हाँ, इससे एक 2 स्पीड एआई इकोनॉमी का खतरा है। मतलब बड़ी कंपनियां एआई से और तेज भागेंगी और छोटी वाली पीछे रह जाएंगी। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। तो समिति का सुझाव क्या है इस पर? समिति ने कहा है कि एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जिसे सब इस्तेमाल कर सकें, और सरकार की तरफ से साफ गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि ये जो गैप बन रहा है वो और ना बढ़े। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी खबर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ाई है। 18 साल में पहली बार, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 18 साल में पहली बार अपग्रेड मिला है। रेटिंग अब BBB स्टेबल A2 हो गई है। BBB स्टेबल, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? हमारे लिए क्या मायने रखता है ये? देखिए, सॉवरेन रेटिंग एक तरह से ये बताती है कि कोई देश अपना कर्ज चुकाने में कितना भरोसेमंद है। S&P जैसी एजेंसियां ये रेटिंग देती हैं। BBB जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मानी जाती है, मतलब निवेश के लिहाज से अच्छा। तो अब भारत में निवेश करना पहले से थोड़ा और सुरक्षित माना जाएगा। और स्टेबल आउटलुक का मतलब है कि फिलहाल इस रेटिंग के गिरने का खतरा कम है। अच्छा, और ये 18 साल बाद हुआ, वजह क्या बताई S&P ने? मुख्य वजह है भारत की मजबूत आर्थिक ग्रोथ, जो अगले 3 साल करीब 6.8% सालाना रहने का अनुमान है। दूसरा, महंगाई पर बेहतर कंट्रोल, और तीसरा, सरकार ने जो स्ट्रक्चरल सुधार किए हैं जैसे IBC यानी दिवालियापन कानून, उनका असर दिख रहा है।
S&P का ये भी मानना है कि भारत की अपनी घरेलू मांग काफी मजबूत है, तो वो ग्लोबल झटकों से काफी हद तक बच सकता है। और इसी के साथ 10 भारतीय बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की रेटिंग भी सुधरी है। हाँ बिल्कुल, 7 बैंक हैं और 3 फाइनेंस कंपनियां, तो ये कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। सही है। अच्छा, महंगाई की बात हुई थी, तो जमीनी हकीकत क्या है? WPI, CPI के आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं। जैसा आपने कहा, WPI यानी थोक महंगाई दर, वो जुलाई में लगातार दूसरे महीने नेगेटिव रही, -0.58%। नेगेटिव मतलब चीजें सस्ती हुई? हाँ, थोक लेवल पर खासकर खाने की चीजें, मिनरल ऑयल, कच्चा तेल, बेसिक मेटल, इनकी कीमतें गिरी। और CPI यानी रिटेल महंगाई, जो हम आप महसूस करते हैं, वो भी जुलाई में गिरकर 1.55% पर आ गई। ये 8 साल का सबसे निचला स्तर है। तो मतलब महंगाई कम हो रही है, ये मान ले? देखिए, पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसी दौरान जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फैक्ट्रियों में बना तैयार माल, उनमें महंगाई बढ़कर 2.05% हो गई। ओह अच्छा, तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन कुछ महंगी भी। तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। समझ गया। चलिए अब मेक इन इंडिया पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या इसका असर दिख रहा है? वो फॉक्सकॉन वाली खबर भी थी। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, और फॉक्सकॉन वाला तो एक उदाहरण है। आंकड़े देखिए, इस वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट 47% बढ़ गया, $12.4 बिलियन का। 47%? बहुत ज्यादा है ये तो। और कुल उत्पादन देखें तो 2014-15 में जो 31 बिलियन डॉलर था, वो अब बढ़कर 133 बिलियन डॉलर हो गया है। कमाल है। और सबसे दिलचस्प है मोबाइल फोन की कहानी। 2014 में भारत में बिकने वाले सिर्फ 26% फोन यहीं बनते थे। हाँ, बाकी सब इंपोर्ट होते थे। बिल्कुल। और आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन यहीं बनते हैं, मेड इन इंडिया। 99.2%? जी, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे भारत एक बड़े इंपोर्टर से एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, इकोनॉमी की और भी कुछ छोटी-मोटी खबरें हैं शायद। हाँ, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे UPI फ्रॉड रोकने के लिए NPCI ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा है। SBI ने 25,000 रुपए से ऊपर के IMPS ट्रांसफर पर चार्ज लगा दिया है। इन्विट मार्केट के काफी बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन से 1.42 लाख करोड़ जुटाए हैं। बेरोजगारी दर जुलाई में घटी है और अगस्त में प्राइवेट सेक्टर PMI रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, अब जरा पॉलिसी और गवर्नेंस यानी नीतियों और शासन की बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा बिल पास हुआ है लोकसभा में। क्या है ये? हाँ, ये ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है। ये एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग्स को रेगुलेट करने की कोशिश है। रेगुलेट करने की कैसे? सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली, ई स्पोर्ट्स। ये स्किल वाले गेम हैं, जैसे शतरंज या कुछ वीडियो गेम्स। इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी, ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये बस मनोरंजन के लिए होते हैं, इनको भी बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी सबसे अहम है, ऑनलाइन मनी गेम्स। मतलब ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगाकर खेला जाता है, जैसे रमी, पोकर। हाँ बिल्कुल। इन पर इस बिल में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी पाबंदी? क्यों? वजह क्या बताइए? वजहें कई बताई गई हैं। एक तो इनकी लत लगती है, लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। कुछ आंकड़े भी दिए गए कि पिछले करीब 2.5 साल में 32 आत्महत्याएं इनसे जुड़ी हुई हैं। और इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिंक भी मिले हैं। तो इन सब वजहों से सरकार ने इन पर सख्ती की है। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो सजा क्या है? सजा काफी सख्त रखी गई है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों। और अगर दोबारा उल्लंघन किया तो 5 साल तक कैद और 2 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। बाप रे, काफी सख्त है। हाँ, और इन सब पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। तो कुल मिलाके एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है, जिससे जो कानूनी कंफ्यूजन था वो खत्म हो और ये सेक्टर थोड़ा साफ सुथरा हो। ये तो ऑनलाइन गेमिंग। एक और बिल काफी चर्चा में है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये क्या चीज है? हाँ, ये बिल भी काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ा विवादित भी। इसका प्रस्ताव ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी बनता है,
दोषी नहीं। हाँ, सिर्फ आरोपी, और उसे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे अपने आप पद से हटना पड़ेगा। मतलब बिना सजा सुनाई ही पद चला जाएगा। प्रस्ताव तो यही है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 75, 164 और 239 AA में बदलाव करने होंगे। कहा जा रहा है कि इससे शासन में सफाई आएगी, जनता का भरोसा बढ़ेगा। हालांकि अगर वो बाद में रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस पर चिंताएं भी हैं, आपने कहा विवादित है। जी हाँ, आलोचना भी हो रही है। एक चिंता ये है कि कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो। मतलब किसी को झूठे केस में फंसाकर 30 दिन जेल में रख दिया तो पद गया। हाँ, ये तो हो सकता है। दूसरा, ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले सिद्धांत के भी खिलाफ जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कुछ चिंताएं फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर भी हैं। इन्हीं सब वजहों से इसे अभी और जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। अच्छा, तो ये अभी पास नहीं हुआ है, JPC में गया है। ठीक है। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं? कई छोटी बड़ी पहलें हैं, जैसे चुनाव आयोग ने पिछले 6 महीनों में 28 बड़े सुधार किए हैं। अच्छा। हाँ, वोटर्स लिस्ट को ठीक करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना वगैरह। फिर अखबारों और मैगजीन के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेस सेवा पोर्टल आया है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। खनन नियमों में भी बदलाव किया गया है ताकि जरूरी मिनरल्स जैसे लिथियम का घरेलू उत्पादन बढ़ सके। इंडिया पोस्ट ने अपना IT सिस्टम अपग्रेड किया है, APT। गांव की ग्राम सभा मीटिंग्स के मिनट्स ऑटोमेटिकली बनाने के लिए एक AI टूल सभासार आया है। सभासान AI टूल, वाह। हाँ, ये भाषिनी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। और आदिवासियों के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम बताया जा रहा है। और अन्ना चक्रा टूल की बात हमने की थी PDS के लिए। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाने वाला। बिल्कुल। और कंज्यूमर शिकायतों के निपटारे में भी सुधार दिख रहा है। केरल पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है, ये भी एक बड़ी खबर है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जरा विज्ञान और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। अंतरिक्ष में तो भारत कमाल कर ही रहा है। क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दूसरी सालगिरह थी। हाँ, थीम क्या थी इस बार? थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। बिल्कुल। काफी प्रेरणादायक थीम है। बिल्कुल। और गगनयान मिशन, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, उसका क्या स्टेटस है? उस पर तेजी से काम चल रहा है। इसरो का कहना है कि करीब 10,000 में से 7,700 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। अच्छा। और पहली अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट इसी साल दिसंबर 2025 में करने का प्लान है। ये सब भारत के बड़े स्पेस एम्बिशन का हिस्सा है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चांद पर इंसान भेजना। वाह, ये तो आसमान की बातें हुई। समंदर की गहराइयों में भी कुछ चल रहा है, वो डीप ओशन मिशन। हाँ, डीप ओशन मिशन भी आगे बढ़ रहा है। इसी मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानॉट है, जतिंद्र पाल सिंह। उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक में 5002 मीटर यानी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे पानी में गोता लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 5 किलोमीटर? जी। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 बना रहा है। मत्स्य 6000? हाँ, ये 3 लोगों को समंदर में 6000 मीटर नीचे ले जा सकेगी। इसका ट्रायल 2027 तक होने की उम्मीद है। कमाल है, आसमान से लेकर समंदर तक। अच्छा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है? डिफेंस में भी आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदने के सौदे को मंजूरी मिली है। 97 और पहले भी तो लिए थे। हाँ, ये करीब 62,000 करोड़ का सौदा है और इनमें 65% से ज्यादा पार्ट्स भारत में बने हैं। ये पुराने MiG-21 की जगह लेंगे। अब एयरफोर्स के पास कुल 180 तेजस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और मिसाइल अग्नि 5 का भी टेस्ट हुआ शायद? जी, 20 अगस्त को अग्नि 5 IRBM का सफल परीक्षण हुआ। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये न्यूक्लियर या कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इससे भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूती मिलती है। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। समझ गया। इसके अलावा भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ मिलकर एडवांस्ड जेट इंजन भी बनाएगा। ये सब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़े कदम हैं। टेक्नोलॉजी में
6G पे भी कुछ प्लान है? हाँ, सरकार ने 2030 तक 6G रोल आउट का रोड मैप बनाया है। फोकस AI नेटिव, लो लेटेंसी और हाई स्पीड नेटवर्क पर है। इसके लिए भारत 6G अलायंस और IIT बेंगलोर में इनोवेशन हब भी बनाया गया है। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल का भी कोई नया स्टार्टअप आया है? हाँ, पैरेलल वेब सिस्टम्स नाम से। ये AI एजेंट्स के लिए वेब टूल्स बना रहे हैं। और UIDAI और स्टारलिंक का भी एक समझौता हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, चलिए अब जरा इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालें। जी। भारत की दुनिया में क्या गतिविधियां रहीं? भारत अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। जैसे भारत और सऊदी अरब ने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में सहयोग के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है। दूसरा, भारत ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं। EAEU, इसमें कौन-कौन से देश हैं? इसमें है रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक। इन देशों के साथ भारत का ट्रेड 2024 में करीब $69 बिलियन था। FTA से ये और बढ़ सकता है। हाँ, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका भी भारत दौरे पर आए थे। ये सब दिखाता है कि भारत अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। दुबई से भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी, वो पासपोर्ट और AI कॉरिडोर वाली। हाँ, दुबई हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहता है। उन्होंने वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरू किया है। मतलब एक ही लाइसेंस से आप दुबई की किसी भी फ्री जोन में काम कर सकते हैं। बिजनेस करना और आसान। और वो AI कॉरिडोर। हाँ, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है। दावा यह है कि यात्री बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए बस चलते चलते सेकंड्स में इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। कमाल है, बिना पासपोर्ट दिखाए इमिग्रेशन, ये तो फ्यूचर जैसा लग रहा है ना। इसके अलावा ईरान ने मिसाइल ड्रिल की, बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हुए, भारत AIBD का अध्यक्ष चुना गया और सियाटल में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ठीक है, अब आते हैं देश के अंदर की खबरों पर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिख रहा है। दिल्ली NCR में बड़े उद्घाटन हुए। हाँ, प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक तो अलीपुर से दिछाऊ कला तक UER2 का हिस्सा और दूसरा द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन। कुल मिलाकर करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत है। इससे ट्रैफिक कम होगा? उम्मीद तो यही है। कहा जा रहा है कि यात्रा का समय 40 से 60% तक कम हो सकता है। इसी तरह कोलकाता में भी 5,200 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। और बिहार, राजस्थान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, बिहार के गया में करीब 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। अच्छा। कनेक्टिविटी, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े। और राजस्थान में कोटा बूंदी में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली है, करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत से। अच्छा, राज्यों से और क्या खास खबरें रहीं? असम के गुवाहाटी में नया IM बनेगा, इसके लिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया है। यूपी में जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को केंद्र ने मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 3 नए सेक्शन खुले हैं और हरियाणा, राजस्थान के बीच यमुना जल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक MOU हुआ है। ठीक है, अब खेल और सम्मान की बात कर लेते हैं। फुटबॉल में क्या हुआ? फुटबॉल में लिवरपूल के मोहम्मद साला ने तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। तीसरी बार? वाह। टेनिस में सिंसिनाटी ओपन हुआ। महिलाओं में इगा स्वियातेक और पुरुषों में कार्लोस अल्कराज जीते। शतरंज में जर्मनी के विंसेंट कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीता। और भारत में भी खेल आयोजन हो रहे हैं। देहरादून में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी हुई और अहमदाबाद 2025 में 3 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करेगा। कौन-कौन से? कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग, एशियन एक्वेटिक्स और AFC U17 फुटबॉल। बहुत बढ़िया। और मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? वो बनी है राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा। अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। शुभकामनाएं उन्हें। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी खबरें, नियुक्तियां और दुखद समाचार। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला है। नोएल एन टाटा टाटा सन्स के डायरेक्टर बने हैं। सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर और श्रीनिवासन के स्वामी AAI के चेयरमैन। इंद्रनील भट्टाचार्य RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने हैं।
एमपीसी मेंबर, ये अहम नियुक्ति है और दुखद खबरें। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर बॉब सिम्पसन का निधन हो गया। अमेरिका की टीवी जज फ्रैंक कैप्रियो, पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला और एक्टर अच्युत पुतार भी नहीं रहे। इन सभी को श्रद्धांजलि। इस हफ्ते कुछ खास दिन भी मनाए गए? जी, काफी सारे थे। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 20 अगस्त को वर्ल्ड मस्कीटो डे, 21 को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 22 को मद्रास डे और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जिसकी हमने बात की। बिल्कुल। तो ये था इस हफ्ते का पूरा लेखा जोखा। काफी कुछ हुआ।